सो कुछ स्मगलिंग की कहानियां बताइए आप। मैं पोस्टेड था असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर न्यू जलपाईगुड़ी। टैंक होता है पानी का, उसमें पानी ड्रेन आउट कर लेते थे और उसमें सारा स्मगलिंग गुड्स उसमें भर देते। राजधानी आई एंड वी स्टॉप्ड एंड हम लोगों ने रेड किया और पेंट्री कार से उसमें 6-7 लाख 8 लाख का मटेरियल निकला विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेंट्री कार। बिकॉज जो ये स्मगल्ड गुड्स होते हैं, होता क्या है, ये किसकी जेब में जाता है? कैश सीज हुआ हाँ तो आप इनकम टैक्स को देते हैं। हाँ स्मगलिंग गुड्स अगर हुआ तो आप कस्टम्स को देते हैं। एक्साइज, कस्टम्स, सेल्स टैक्स आप उस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं। मनी पेनल्टी है वो ले लेगा उससे जो आदमी अरेस्ट हुए, या अगर वो डिसोन कर देता है फिर गवर्नमेंट का ये है कि उसको फिर वो ऑक्शन करती है। और वो ऑक्शन भी एक ऐसी चीज है, वो सिंडिकेट है, आपको समझ जाओ। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको बांग्लादेश में लगी है और पाकिस्तान के पास लगी है। आईटीबीपी आपको चाइना बॉर्डर पे लगी हुई है। सशस्त्र सीमा बल ये नेपाल बॉर्डर में लगा हुआ है। फिर एक सीआईएसएफ है जो कि एयरपोर्ट्स पे लगे हैं, इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। ये इंक्लूडिंग आरपीएफ जिसमें मैं हूँ। वहां पे ये सीएपीएफ जो है ये बहुत रोल अदा करते हैं टू कंडक्ट फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस। डू यू थिंक कि फेयर और क्लीन इलेक्शन हो रहा है? आपको क्या लगता है, हु इज गोइंग टू विन, अमेरिका और ईरान? टुडे इज 2 अप्रैल। आई थिंक कोई भी नहीं जीतेगा और वॉर खत्म होगा। क्रेडिट गोज टू आवर फॉरेन पॉलिसी। ईरान इंडिया को फ्रेंड भी समझता है कि भाई इंडिया के जो शिप है वो पास करेंगे, और इजराइल ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया एंड बोथ आर फाइटिंग विद ईच अदर। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू यू फ्रॉड कर रहे हैं बेसिकली। अगर ऐसा नहीं होता तो नेपाल सरकार जो नया इलेक्ट होके आया है, दे हैव अनाउंस्ड क्लोजिंग ऑफ ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो इस चीज को जैसे आप देखोगे, कोचिंग इंडस्ट्रीज जो हैं अभी, जैसे 12th फेल मूवी आई, लोग कहते हैं बहुत अच्छी मूवी है, पर मैं समझता हूँ ये उस पार्ट का नैरेटिव है जो कि कोचिंग माफिया को चलाता है। 900 में आप देखोगे कि 800 या 820 जो अच्छे घर के हैं, जो आईआईटी से किए हैं, बीटेक किए हैं, या अच्छे फैमिली से हैं, जो इकोनॉमिकली कोचिंग में सस्टेन कर सकते हैं, सिर्फ आपको 80 या 70 या 50 वो हैं जिसकी नैरेटिव बनाई जाती है कि ठेले वाले का लड़का, रिक्शा वाले का लड़का। उस नैरेटिव को ही कुछ हाईलाइट किया जाता है। आज हमारे साथ हैं संजय किशोर जी, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस के सीनियर ऑफिसर रह चुके हैं। इन्होंने सिस्टम के अंदर रह के क्राइम नेटवर्क्स, रेलवे सिक्योरिटी और रियल ग्राउंड रियलिटीज को क्लोजली एक्सपीरियंस किया है। तो आज की कॉन्वर्सेशन सिर्फ यूपीएससी तक लिमिटेड नहीं होगी, ये बात होगी सिस्टम के अंदर के सच्चाई की, पावर, प्रेशर और अनसीन रियलिटीज की। वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहूंगी कि जब एक गवर्नमेंट ऑफिसर पावर में होते हैं तो उसकी रियलिटी क्या है, कितना पावर होता है? देखिए, पावर का कंसेप्ट जो है ना, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं सोसाइटी में। पावर का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं उस पावर से। पर आजकल सोसाइटी में उसका कोनोटेशन जो हो गया है, नेगेटिव हो गया है कि उसको बहुत पावर है, यानी कि कितने को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर पावर को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रखें और सोसाइटी को सर्व करना चाहें, तो पावर का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है सोसाइटी को इम्प्रूव करने के लिए। और वो पावर जो है आपके कंधे पे रहना चाहिए, सर पे नहीं चढ़ना चाहिए। आपने कितने टाइम तक इस पावरफुल पोजीशन में काम किया है? 34 years. 34 years. 34 years. So I think आपके पास काफी सारी कहानियां हैं शेयर करने के लिए। हाँ, मैंने अगर आप 34 years में, मैं 27 साल फील्ड में ही था। और फील्ड में अगर आप नौकरी करते हैं तो डेली कुछ न कुछ कहानियाँ तो रहती ही हैं। आप जब ज्वाइन करते हैं या रिटायर होते हैं या बीच में, ऑल इंडिया पोस्टिंग हमारी सर्विसेज जो है IRPFS ऑल इंडिया सर्विस है, तो ऑल इंडिया पोस्टिंग हुई, अलग अलग जगहों पे आपका अलग अलग चीज़ें हुई। इंसिडेंट्स तो बहुत हैं। सबसे पहला इंसिडेंट जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है स्मगलिंग से रिलेटेड। कुछ स्मगलिंग की कहानियां बताइए आप कि वो एक
स्टोरी जिसने आपको अंदर से हिला दिया हो? 2-3 कहानियां हैं, पर जो शुरुआती दौर में मैं पोस्टेड था असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर न्यू जलपाईगुड़ी, नॉर्थ बंगाल का एक वो जगह है, वो कटिहार डिवीजन के अंदर में आता है। तो उस समय इंडिया के इकोनॉमी ओपन नहीं हुई थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 89-90। तो नेपाल बॉर्डर लगा हुआ था, तो जैसे कोई चीज़ भी हो, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हों, कपड़े हों, टेक्सटाइल, जो चाइना से नेपाल आते थे, बहुत स्मगलिंग इंडिया में होता था। धूलाबाड़ी एक जगह था, फिर कटिहार में, बिहार बॉर्डर में भी बहुत ज़्यादा। तो जब गाड़ियाँ चलती थी तो अचानक मुझे मालूम चला कि दार्जिलिंग मेल जो कलकत्ता जाती थी न्यू जलपाईगुड़ी से, सर आउटर में अलार्म चेन पुलिंग हो गया उसका। मैं नया नया पोस्टेड था, हमने क्यों अलार्म चेन पुलिंग हो गया? सर पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? पैसेंजर को तो पानी होना चाहिए, गाड़ी तो यहीं बन के चली है तो पूरा। तो जब मैंने पता किया कि वो जो टैंक होता है पानी का, उसमें पानी ड्रेन आउट कर लेते थे और उसमें सारा स्मगलिंग गुड्स उसमें भर देते थे। माय गॉड। और उसके बाद उनका, ऑफ कोर्स इसमें कोई भी रेलवे से अगर स्मगलिंग होता है तो कहीं ना कहीं कनाइवेंस होता ही है। तो मेरे लिए 2 जॉब होता है जब आप यंग होते हैं, फील्ड पे होते हैं। एक तो चीज़ को रोकना, और उन लोगों को रोकना जो इन चीज़ों को हमारे साथ गवर्नमेंट में रह के बढ़ावा दे रहे हैं। हाँ। सो पहला वाला जॉब इजी है पकड़ना, पर अपने जो इन्वॉल्व्ड हैं उनको पकड़ना, वीड आउट करना, वो थोड़ा टफ होता है। बट आई कुड डू दैट। और ऐसी स्थिति थी कि इतना स्मगलिंग उसमें होता था कि हम जब स्मगलिंग गुड्स पकड़ करके कस्टम्स को देते थे, वो बोलते थे कि मेरा वेयर हाउस भरा हुआ है, हम कहाँ रखें इसको, आपने क्यों पकड़ लिया? ऑफ कोर्स उनका भी कनाइवेंस होता था, क्योंकि उनको मालूम था, क्योंकि एवरीवन वाज गेटिंग कट ऑफ इट। हाँ। और स्मगलिंग पे न्यू जलपाईगुड़ी में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, ऐसा नकेल डाला कि हमारे बैच के एएसपी थे कुलदीप सिंह, जो डीजी बीएसएफ या सीआरपीएफ होकर रिटायर किए, वो बोले कि यार तुमने क्या कर दिया है, ये तो हमारे यहाँ डकैतियाँ शुरू हो गई। मैंने बोला क्यों? बोले पेट्रोल पंप लूट रहे हैं, इधर लूट रहे हैं। बोले क्रिमिनल तो एक ही हैं, उनको तो पैसे चाहिए, तुम उधर रोकोगे तो यहाँ पे काम करेंगे। अच्छा। तो ऐसा नकेल उस स्मगलिंग में वो पड़ा। और क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रेन जो है ना, हाँ। वो बहुत इजी होता है उसको कवर करने के लिए। उसके बाद फिर स्मगलिंग के लिए तो फिर जब मैं इंसिडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि मैं कटिहार में फिर पोस्ट हो गया एज अ डिविजनल इंचार्ज, सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर। तो मुझे मालूम चला कि राजधानी से स्मगलिंग होता है। तो मैंने बोला अपने आला कमान लोगों को कि राजधानी में स्मगलिंग होता है। बोले राजधानी में आप यू कैन नॉट स्टॉप इट, पंक्चुअलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और 3 मिनट 4 मिनट स्टॉपेज है। हाँ। और उसमें हम रोक नहीं सकते हैं। बट समहाउ द अदर आई थॉट दैट माई जॉब इज दैट कि अगर ट्रेन ट्रांसपोर्ट से कुछ इलीगल काम हो रहा है जो रेलवे प्रॉपर्टी से संबंध नहीं रखता है, रेल से संबंध नहीं रखता है, हाँ। पर चाहे वो एंडेंजर्ड स्पेसिस हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो नारकोटिक्स हो, हाँ। it is my job to initiate, Right. and then in coordination with the concerned department and hand over to them. तो मैं बोला करना तो है मुझे। Luckily for me, मेरे कॉलेज मेट he was in customs. वो बोला कि, मैंने बोला ऐसा ऐसा है। बोले बॉस ये तो मैं करना चाहता हूँ बहुत दिन से, पर हमें स्टॉपेज ही नहीं मिलता है कंट्रोल से। मैं बोला ऐसा करते हैं, तो व्हाट वी डिड कि हम लोगों ने यार्ड में, हाँ। कोच खड़ा था तो उसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, मॉक प्रैक्टिस, कि गाड़ी रुकी और कितने दरवाजे होते हैं, कितने लोग चढ़ेंगे, कैसे जाएंगे और कैसे चेक करेंगे, उसका टाइमिंग हम लोगों ने देखा, सो दैट कि वो पंक्चुअलिटी वाला फर्क ना पड़े। हाँ। क्योंकि पंक्चुअलिटी राजधानी की, एक ही राजधानी नॉर्थ ईस्ट जाती थी, सो दैट उसमें फिर रेलवे बोर्ड बहुत कंसर्न हो जाता है। रेलवे बोर्ड कहता है कि भाई हम तो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में है, स्मगलिंग जा रहा है तो जाने दो, इट इज द कस्टम्स हु हैज टू डू द जॉब। राजधानी आई एंड वी स्टॉप्ड एंड हम लोगों ने रेड किया, और पेंट्री कार से उसमें 6-7 लाख 8 लाख का मटेरियल निकला। और विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेंट्री कार, बिकॉज पेंट्री कार ट्रेन का एक ऐसा अनसुपरवाइज्ड कोच होता है जहां कोई टिकट चेकिंग नहीं होती है, कौन उसमें चढ़ रहा है उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता है, क्योंकि आप आउटसोर्स कैटरिंग को करते हैं और वो IRCTC के थ्रू जाता है।
Before going this, I told my divisional railway manager. He said it's okay. I said sir, it's going to be issue tomorrow. हाँ. तो मैं एक रिपोर्ट आपको बना के भेजा. You send it. He took it very casually. But I knew something will happen. हाँ. And the morning newspaper, राजधानी से स्मगलिंग का इतना माल पकड़ा गया. हाँ. And incidentally हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश जी थे और रेल मिनिस्टर लालू जी थे. हाँ. तो दोनों ने न्यूज़पेपर पढ़ा और जो रेल मंत्री वो पटना ही आए हुए थे. बोले ऐसे कैसे हुआ? बोले ये क्या, पेंट्री कार को बंद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए. हाँ. तो कॉमर्शियल डिपार्टमेंट ने कहा कि हाँ साहब हमने चार्ज कर दिया है इतना उसको और इतने 50,000 रुपये कुछ. बोले नथिंग डूइंग, आप इसके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कीजिए. अच्छा, जो पेंट्री कार चला रहे थे. हाँ, उनको टर्मिनेट कीजिए. वी आर नॉट सपोज टू कैरी स्मगलिंग गुड्स इन द ट्रेन्स. ये किस तरीके का मटेरियल्स थे स्मगलिंग गुड्स? ये टोटल आपको कपड़े थे, फिर आपके इलेक्ट्रिकल गैजेट्स थे, मिक्सीज और डिफरेंट, क्योंकि इंडिया इतना ओपन अप नहीं हुआ था. हम बजाज ही यूज करते थे. वो सब चाइना से जो नेपाल आता था. हाँ. वो टोटल सारी चीजें थे. वॉशिंग मशीन्स या ज्वेलरीज भी थे. लॉट मेनी थिंग्स वे देयर. आई डोंट रियली रिमेंबर दैट. एंड सो बिग हंगामा न्यूज़पेपर वाज देयर एंड हुआ कि फिर DRM सोल्ड कह रही है क्या हो गया. मतलब सर मैंने तो आपको कहा था कल. बट सरकार में होता है ना कि जब आप कोई चीज़ करते हो तो अपने रिस्क पे करते हो. ये मैं हर एक नए अफसर को बताता हूँ कि आप अगर कोई चीज़ अलग से करते हो अपने रिस्क पे करते हो. एंड यू नो जब आप सरकार में होते हो तो फिर वो बातें उछलने लगी कि साहब ये असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर न्यू जलपाईगुड़ी थे 91 में. हाँ. तो वहां भी इन्होंने ऐसे किया था. अब ये आ गए हैं, इनको पैसा चाहिए. हाँ. रेट बढ़ाने के लिए फिर कर रहे हैं ये. अच्छा. सो यू हैव टू फेस इट. योर IG सेज कि ये क्या कर रहे हो यार, अच्छी खासी गाड़ी चल रही थी ये वो. देन क्या हुआ कि राजधानी का जब कैटरिंग खत्म हो गया तो फिर कैटरिंग कहां से आएगा. हाँ. तो हुआ कि भाई न्यू जलपाईगुड़ी या बरौनी से खाना उठेगा. ओके. खाना उठेगा वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि वही वर्ड यूज हो रहा था, बंगाल एरिया था. हाँ. खाना चढ़ेगा. एंड सडनली गाड़ी के स्टॉपेजेस होने लगी कि दाल खराब है, सब्जी खराब है, और लोग चेन पुल कर करके गाड़ियां रोकने लगे. और उसके बाद अटैक जो है मेरे ऊपर आने लगा. आपने क्यों किया? पंक्चुअलिटी खराब हो गई राजधानी की, ये क्या करना था, वो करना था. सडनली आपको नौकरी में लगता है कि यू आर कॉर्नर्ड. बट एक जज्बा अंदर का था कि नहीं मुझे करना है. आई वॉज कन्फर्म दैट मुझे करना है एंड आई हैव टू डू इट एंड फिनिश इट. देन आई रिक्वेस्टेड SP रेलवेज हु इज प्रेजेंटली नाउ DG बिहार, विनय. मैंने बोला विनय ऐसे ऐसे करना है. और आई टोल्ड डिविजनल रेलवे मैनेजर कि सर मुझे आप राजधानी में 2-3 लड़कों को परमिशन दीजिए चढ़ने के लिए, बिकॉज दे नीड ऑथोरिटी टू ट्रैवल. और मैं कुछ अच्छे लड़कों को चुना जो कि सफारी में मैंने चढ़ा दिया. मैंने बोला कि भाई जहां भी कोई खाने का कंप्लेन करे, हाँ. उनको तुरंत उतार लो. अच्छा. और SP रेलवेज को मैंने बोला कि जो मैं उतार के आपको हैंड ओवर करूंगा, जो कहाँ भी रास्ते में, किशनगंज में, हाँ. बारसोई में, जो एन रूट जो कटिहार तक या जो मेरा जुरिस्डिक्शन कटिहार तक था, और उनकी कुटाई करो. इंटरेस्टिंग. एंड हमने आदमी चढ़ाया. बोला दाल खराब है, सब्जी खराब. बोले ठीक है उतर जाइए. वो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क था. वो हाँ. मेरे ऊपर बहुत भयंकर अटैक आता. बट इतना श्योर हो गया कि ये सब उसी कंट्रैक्टर के आदमी थे जो कंप्लेन कर रहे थे. वो आदमी चढ़ाता था ना. आई न्यू, क्योंकि कोई चीज करने में आपको इंटेलिजेंस रखना पड़ता है. और इसमें आपको फैमिली बहुत साथ देती है क्योंकि आप दिन इन्वॉल्व रहते हो. आपकी छोटी बच्ची भी तो उस समझते पापा कोई चीज में लगे हुए हैं. फिर हम लोगों ने पकड़ा उसको एंड आई प्रूव दैट कि इसका इन्वॉल्वमेंट था और इतना इतना किया है. फिर बीच में एक और अटैक आया कि आई वॉज आस्क्ड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. व्हाई डिड यू डू दैट? इट वॉज जॉब ऑफ द कस्टम्स. I took a vehicle, went to the custom commissioner in Patna. I said कि देखिए सर मैंने आपका काम किया. हाँ. And you have to support me. हाँ. बोले कोई बात नहीं, कस्टम एक्ट में तो जिस व्हीकल से स्मगलिंग होता है उसको हम सीज कर सकते हैं, तो राजधानी की इंजन और कोच हम सीज कर लेंगे. सर ये आप पे डिपेंड करता, पर मैंने आपका काम किया. आई नीड योर हेल्प. हाँ. Then he gave a letter to the general manager North Eastern Railway कि ऐसे ऐसे ऐसे. तब उन पे प्रेशर आने लगा.
सो दैट, कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई चीज करते हो तो आपको सपोर्ट चाहिए होता है, इंटेलिजेंस, पब्लिक, क्योंकि स्टाफ मेरे साथ था, इतना मुझे मालूम था। हाँ। उनको मालूम था कि साहब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एंड दैट फाइनली वी कुड अरेस्ट, एंड कस्टम ने पकड़ा, अरेस्ट किया और स्मगलिंग बंद हो गया। एंड दैट लेड टू मी गेटिंग द नेशनल रेलवे मिनिस्टर्स अवार्ड इन चेन्नई। आई वॉज गिवन अवार्ड फॉर दैट। दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड इस पे ये सवाल उठता है कि आपके जैसे ईमानदार ऑफिसर्स कितने हैं आज के टाइम पे? मैं कह रहा हूं कि जितने भी हैं उसी से सरकार चल रही है अभी। अच्छा। और अब तो लाइफ इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है, सबके पास मोबाइल और कैमरा हो गया है। हाँ। सो नाउ एवरी ऑफिसर इज अलर्ट व्हाट ही हैज टू डू, व्हाट ही हैज नॉट टू। बट ये मैं कहता हूं कि जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं या सरकारी नौकरी में आते हैं, उनको ये डिसाइड करना है कि उनको देश हित में काम करना है कि खुद के लिए काम करता। हाँ, आसान नहीं है। यू हैव टू फाइट द सिस्टम, इट्स नॉट इजी। कभी ऐसा हुआ कि जो इंसान ईमानदार है उसको काफी रिपरकशंस झेलने पड़े? यस। किस तरीके के रिपरकशंस? यस, मेनी अ टाइम्स। जब भी कोई, जैसे एक और इंसिडेंट हुआ था मुझे, जब मैं दिल्ली में सीनियर डीएससी था, तो मालूम चला कि आपकी जो साउथ की गाड़ियां जाती हैं, हाँ, उसमें चांदी और गोल्ड स्मगलिंग होते हैं। हाँ, कोचेज में रखे जाते हैं। और हमने पकड़ा और ऑफ कोर्स दिल्ली में है तो नेशनल कैपिटल है, न्यूज़ में छपा, हंगामा हो गया। एंड आई न्यू दैट कि इसके जड़ कहाँ तक जुड़े हुए हैं। अगेन यू वर कॉल्ड बाय समवन, योर IG सेड कि व्हाट यू हैव डन, यू हैव नॉट आस्क्ड मी। सर, आई एम फील्ड ऑफिसर, इट्स माय जॉब। हाँ, सब चीज बता के मैं करूंगा। मुझे मालूम है कि ज्यादा बताने से चीजें फैलती हैं। हाँ, एंड आई एम नॉट श्योर हु इज इन्वॉल्वड इन दिस। हाँ, बट इट इज माय जॉब एंड द फील्ड एज अ डिविजनल इंचार्ज दैट आई हैड टू डू इट। देन आई वाज कॉल्ड बाय सीनियर ऑफिसर एंड गिवन धमकी। अच्छा। कि आपको ये सब चीज नहीं करना चाहिए, रेलवे से इसको कुछ लेना देना नहीं है, एंड ऑल दैट। और यहाँ पे बातें ख़त्म नहीं हुई। फिर उसके बाद विजिलेंस में कंप्लेंट गया कि साहब जो चांदी सीज हुआ था उसमें कुछ चोरियां हो गई हैं माल खाने से। हाँ, उसमें से ये लोग इन्वॉल्व हुए हैं और ये लोग लिए हैं। इंसिडेंटली आई न्यू कि वही, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई काम आप करते हैं तो फिनिशिंग देना ज़रूरी होता है। हाँ, तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग सीजर के समय ही कर लिया था। हाँ, और सब चीज़ करके रखा था। फाइनली इंक्वायरी हुई, मालूम हुआ कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो जब आप कोई भी एक अच्छा काम करते हो तो आपको 2-3 इंक्वायरी फेस करना पड़ता है। तो उसमें आपको डिसाइड करना होता है, यही इंसान टूट जाता है कि कल को मैं क्यों करूं, मैं क्यों इस सिस्टम के साथ हो जाऊं। पर जो अंदर से भूख होती है, जिसको आप संस्कार भी कह सकते हैं, जो बचपन से आपके माता पिता ने सिखाया है कि मैं रात में अगर सोऊं तो मुझे ये लगे कि आज मैंने कुछ अच्छा काम किया है। हाँ, और ऊपर वाला खुश है। So that gives them a satisfaction. जो ये स्मगल्ड गुड्स होते हैं, इसका होता क्या है? ये किसके जेब में जाता है या इसका लेट आउट क्या है? देखिए, स्मगलिंग का मतलब वो होता है कि जिस चीज को आप शॉर्टकट से ट्रांसपोर्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वे में जाएं तो आपको चार्जेस पे करने लगते हैं। जैसे कि 1 करोड़ की गाड़ी मंगाएं, अगर आप पेमेंट करोगे, उसका एक्साइज ड्यूटी दोगे तो 50 लाख उसका एक्साइज ड्यूटी होगा। हाँ, तो जो स्टेट और सेंट्रल की ड्यूटीज होती हैं, चाहे कस्टम्स हो, चाहे आपको सेल टैक्स का हो, हाँ, उसको बचाने के लिए हाँ, आप कोई आइटम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो उसको स्मगलिंग का परिभाषा दिया जाता है। हाँ, तो उस पैसे को बचाने के लिए, जहां जैसे कि आश्रम एक्सप्रेस पे एक बार मैंने रेड किया, जो कि गुजरात गाड़ी जाती है दिल्ली से। हाँ, तो आश्रम एक्सप्रेस में, क्योंकि वहां ज्वेलर्स बहुत ज्यादा हैं आपको गुजरात में, तो ये आपको सराफा से, चांदनी चौक से सारे जेवर बने, जो आपका लगेज वैन होता है, हाँ, जो आउटसोर्स रेलवे करती है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है 1 साल के लिए कि भाई आपको रेलवे को 20-30 हजार रुपया महीना देना है। हाँ, और आप कोई किराए पे दे दिया गया। अब रेलवे ये नहीं देखती है कि उसमें जा क्या रहा है। अच्छा,
रेलवे कहती है कि मैंने उसको दे दिया, मैं तो बिजनेस ट्रांसपोर्ट में हूँ एंड आई एम गेटिंग मनी एज अ रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। बट नेशनल सिक्योरिटी और पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट रेलवेज का है, जिसको मैं हेड कर रहा था, मेरे लिए तो कंसर्न है, मेरे पास तो इंटेलिजेंस फीडबैक आते हैं। ट्रू। तो जैसे कि आपको साउथ में सिल्वर और गोल्ड का डिमांड ज्यादा है, तो इसलिए साउथ ज्यादा जाता था। ज्वेलरी का काम गुजरात में ज्यादा होता है, तो दिल्ली से ये ज्यादा जाता है। तो टू सेव द एक्स्ट्रा मनी ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज एंड सेल्स, लोग स्मगलिंग करते हैं। और अगर आप पर्सनल गाड़ी से जाते हैं तो बहुत चेक पोस्ट होते हैं आपको सड़कों पे, ट्रेनों में ऐसा कुछ नहीं होता है, उनकी फिक्स टाइमिंग होती है, तो इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू ट्रेन्स। गोल्ड, सिल्वर एंड कपड़े, फिर उसके बाद उस गुड्स का होता क्या है? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे जो आपको जो भी गुड्स सीज होता है वो कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे अगर कैश सीज हुआ तो आप इनकम टैक्स को देते हैं। स्मगलिंग गुड्स अगर हुआ तो आप कस्टम्स को देते हैं। अच्छा। जिस डिपार्टमेंट को उसमें कॉस्ट लगाना था, एक्साइज, कस्टम्स, सेल्स टैक्स, आप उस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देते हैं अकॉर्डिंगली जो उसमें उसको चार्ज लगाएगा। और चार्ज लगाने के बाद अगर उनको सिर्फ मनी पेनल्टी है वो ले लेगा उससे जो आदमी अरेस्ट हुए, या अगर वो डिसोन कर देता है तो उसके बाद वो चीजें उनके वेयर हाउस में, फिर गवर्नमेंट का ये है कि उसको फिर वो ऑक्शन करती है। ओके। ऑक्शन करती है जिसमें कि, और वो ऑक्शन भी एक ऐसी चीज है, वो सिंडिकेट है, आपको समझ जाओ व्हाट यू आर ट्राइंग टू, जो आपका क्वेश्चन है वो सही है कि वो ऑक्शन जब होगा तो वही आदमी ले जाता है ऑक्शन में जिसका माल पकड़ा है। ओह गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये सारी बातें जो हैं। कैन यू एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल? जैसे ऑक्शन हो गया गवर्नमेंट के साइड पे, फिर क्या होता है? जिसे जब ऑक्शन होता है तो आप न्यूज़पेपर में निकालते हैं, ठीक है, और हर एक ऑक्शन का एक बेस रेट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने 10 टेलीविजन पकड़ा, ठीक है, एक टेलीविजन का दाम आपने 50 रुपये रख लिया, ठीक है, कि भाई 10 टेलीविजन है तो 500 रुपये में सारा बिकेगा। और उसका ओरिजिनल प्राइस कितना है? जैसे कि जो टेलीविजन है 50 रुपए में बेच रहे हैं, मैंने उसका ओरिजिनल प्राइस, जैसे अगर आप सोचो 150 रुपया होगा या 80 रुपया होगा, थोड़ा सा ऑक्शन में प्राइस कम रखते हैं क्योंकि ऑक्शन होता है, प्राइस इंक्रीज होता है ना, तो ऑक्शन में बेस रेट हर्स में कम रखते हैं। क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है? पैसा कमाना नहीं है, हमारा इंटेंशन है डिस्पोज करना। गवर्नमेंट का है डिस्पोज करना, क्योंकि हमारी इन्वेंट्री कम हो, हमारे वेयर हाउस कम हो। तो जो एक कंसेप्ट है वर्ड सिंडिकेट, तो जो ऑक्शन लेने वाले होते हैं, तो जो लोग अप्लाई करेंगे कि मैं ऑक्शन लूंगा तो आपको कुछ इनिशियल पेमेंट करना पड़ता है, तो वो सिंडिकेट होता है। वो वही लोग अप्लाई करते हैं जिनका माल होता है। अच्छा। और वो डिसाइड कर लेते हैं कि 50 बेस रेट है, 60 के ऊपर किसी को नहीं जाना है। अच्छा। और जो 10 रुपए का एडवांटेज है, मैं तो आपको बस 10 टीवी की बात बता रहा हूं, अगर आप सोने चांदी की बात करो तो समझ जाओ 5 करोड़ से 6 करोड़ में अगर बिका तो 1 करोड़ का एडवांटेज हो जाता है, तो वो 1 करोड़ बढ़ जाता है सब में, और सामने वाले को सामान मिल जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन्वेंट्री खाली हो गया, वो फिर आगे काम चलती रहती है। सो दिस इज हाउ इट गोस। आज के टाइम पे सीएपीएफ कितना इंपॉर्टेंट हो गया है इंडिया की सिक्योरिटी के लिए? सीएपीएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ऐसा होता है कि सीएपीएफ में एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको बांग्लादेश में लगी है और पाकिस्तान के पास लगी है। अच्छा। दूसरा है आईटीबीपी। आईटीबीपी आपको चाइना बॉर्डर पे लगी हुई है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स। आईटीबीपी पुलिस है, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। फिर आपका है एक एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल बॉर्डर में लगा हुआ है। फिर एक सीआईएसएफ है, जो कि एयरपोर्ट्स पे लगे हैं, इंडस्ट्रीज में लगे हुए हैं। लास्ट है आपको सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये जो इनिशियली आज़ादी के पहले क्राउन पुलिस हुआ करता था। तो जब भी इंटरनल सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम आता है, जब स्टेट में कहीं लॉ एंड ऑर्डर फेल कर जाता है,
तब सीआरपीएफ जाकर के उनको स्टेट गवर्नमेंट को एड्यूस करती है। और ये सारे फोर्सेस अपने अपने ड्यूटीज तो करते ही हैं। जब इलेक्शंस होते हैं तो इनकी कंपनियां लगती हैं, इंक्लूडिंग आरपीएफ, जिसमें मैं हूं, क्योंकि आरपीएफ भी आपको आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में है। और आरपीएफ में ऑफिसर्स सिविल सर्विसेज एग्जाम से आते हैं। हाँ। तो रेलवेज में जैसे हम आए थे, 4 सर्विसेज थी, अकाउंट्स, पर्सनल, ट्रैफिक एंड आरपीएफ, तो आई चोज आरपीएफ बिकॉज समथिंग टू डू विथ यूनिफॉर्म जॉब। तो आरपीएफ भी इलेक्शंस में लगती है। तो सारी कंपनियां इलेक्शंस में भी लगते हैं और फिर अपने अपने, जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे अपनी अपनी जगह ड्यूटीज करते हैं। बीएसएफ बॉर्डर्स पे अपनी ड्यूटी करते हैं और इंडस्ट्रीज में ड्यूटी करते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकली कैसे हेल्प कर रहे हैं इंडिया को? जियोपॉलिटिकली देखिए, जियोपॉलिटिकली ये स्थिति है कि आप सबसे जियोपॉलिटिक्स में ये होगा कि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया का क्या स्टैंड है अभी। हाँ। और आज आई एम रियली वेरी हैप्पी, क्रेडिट गोज टू आवर फॉरेन पॉलिसी कि वी आर नॉट इन एनी ग्रुप। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ये है कि मुझे जैसी जरूरत पड़ेगी जिस देश के साथ, वैसे मेरे रिलेशन होंगे। हाँ। चाहे वो रूस के साथ हो, हाँ। चाहे वो नेटो के साथ हो, चाहे वो ईरान के साथ हो। आप देखो आज के दिन में ईरान हैज परमिटेड इंडियन टैंकर्स एंड एलपीजी टैंकर्स टू पास थ्रू। हाँ। एंड और जब इंडिया पे जब अटैक होता है तो सबसे पहले देश जो सपोर्ट करता है कौन है मालूम है? इजराइल। एंड बोथ आर फाइटिंग। हाँ। बट क्रेडिट गोज टू इंडियन डिप्लोमेसी। ईरान इंडिया को फ्रेंड भी समझता है कि भाई इंडिया के जो शिप है वो पास करेंगे, और इजराइल ऑलवेज सपोर्ट्स इंडिया एंड बोथ आर फाइटिंग विथ ईच अदर। सो हमारी पॉलिसी कंट्री स्पेसिफिक है एंड नीड बेस्ड है। हाँ। वी आर नॉट इनटू सम ग्रुप्स एंड ऑल दैट। हाँ। तो एक तो आज के दिन में जियोपॉलिटिकली इंडिया बहुत अच्छे पोजीशन में है। हाँ। और इंडिया, आपको जैसे कोविड के समय वी सप्लाइड मेनी वैक्सीन्स टू डिफरेंट कंट्रीज, राइट। और आज भी मध्यस्थता की बात होती है कि भाई इसमें इंडिया मध्यस्थता करे या न करे। जियोपॉलिटिकली आप इंपॉर्टेंट होने के लिए आपको अपने देश में भी इंपॉर्टेंट होना जरूरी होता है, यानी कि यू मस्ट बी कमांडिंग अ गुड चंक ऑफ वोट्स इन इंडिया। फॉर दैट यू हैव टू विन इलेक्शंस, एंड द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज विनिंग इलेक्शंस। एंड टू विन इलेक्शंस यू नीड अ फेयर इलेक्शंस जहां की प्रॉब्लम ना हो, एंड समटाइम्स स्टेट और सेंटर का ट्रस्ट, खासकर जब अपोजिशन और रूलिंग गवर्नमेंट में होता है, तो देयर इज ऑलवेज अ मिसट्रस्ट। जैसे बंगाल का आप देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में सीएम चली गई, वहां पे ये सीएपीएफ जो है, ये बहुत रोल अदा करते हैं टू कंडक्ट फेयर एंड क्लीन इलेक्शंस। बट डू यू थिंक कि फेयर और क्लीन इलेक्शन हो रहा है? आई स्टिल फील कि यस, आफ्टर दिस, ये आपको जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आ गया है, इट इज़ फेयर। देखिए, कोई चीज़ें जब सही हो जाती हैं ना, तो गलतियां तो निकलेंगी ही। क्योंकि कोई भगवान भी आ जाकर कुछ बोलता है तो भगवान के भी तो 4 डिस्ट्रैक्टर होते हैं, ट्रोल भगवान भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मैं समझता हूं कि बहुत फेयर होता है। जैसे पहले बिहार और बंगाल में बैलेट्स लूट होते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और मैं समझता हूं कि ये लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सीज आ चुके हैं, एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड कि एवरीथिंग सीम्स फेयर एट प्रेजेंट। इंडिया में भी अभी काफ़ी मीटिंग्स हो रही है रिलेटेड टू वॉर जो चल रहा है, अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान। सो उसमें आपका क्या थॉट प्रोसेस है? मीटिंग्स जो हो रही हैं वॉर के ऊपर नहीं हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं हाउ टू ओवरकम दिस क्राइसिस ऑफ फ्यूल, दैट इज पीएनजी, एलपीजी एंड ऑयल। कल भी सीसीएस की मीटिंग हुई है, कोर कमेटी जो सिक्योरिटी की होती है, उसमें प्रधानमंत्री महोदय ने लिया है। सो
हमारा सप्लाई जो है टुडे इज 2 अप्रैल। हाँ, तो हमारा जो सप्लाई है मैक्सिमम हम क्रूड इंपोर्ट जो करते हैं वो रशिया से करते हैं। हाँ। सेकंड हम इंपोर्ट करते हैं वो इराक से करते हैं। सो हमारा सप्लाई जो मैक्सिमम सप्लाई है वो कंटिन्यूड है। और प्लस जहाँ तक आपको हॉर्मुज जल डमरू मध्य जिसको हिंदी में कहते हैं स्ट्रेट को, हॉर्मुज स्ट्रेट में इंडियन शिप्स को सप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई थिंक डेली बेसिस पे जॉइंट सेक्रेटरी she addresses and yesterday she also told that we are not facing any crisis. But if war prolongs तब हमें आगे क्या करना है उसके लिए मीटिंग हुई है। I think government of India is ready to overcome this crisis and they will manage the things. आपको क्या लगता है who's going to win, अमेरिका और ईरान? I think कोई भी नहीं जीतेगा और वॉर खत्म होगा। क्योंकि देखिए इसमें जो लड़ाई अभी है इसमें ये हो गया कि इट इज नॉट दैट कि ईरान को आप लाइटली लिया आपने। क्योंकि जो शुरू में था कि ईरान बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और जितने बेस ईरान के यूएस के बेस है ईरान के आसपास, सऊदी अरेबिया, यूएई, रियाद, सब जगह था। दे फेस द प्रॉब्लम क्योंकि अमेरिकन बेसेस वहां थे। तो विश्व के हित में यह है कि ये वॉर जल्दी खत्म हो। और जैसे लेटेस्ट जो जहां तक मैं समझता हूं कि यूएस प्रेसिडेंट ने कहा है कि इट इज गोइंग टू फिनिश विद इन अ वीक। बट वो ये भी कहते हैं कि विद इन अ वीक क्योंकि वो ईरान को खत्म कर देंगे। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर लड़ाई खत्म हो रही है मेरा पर्पस उससे सॉल्व है। क्योंकि एज फार एज इंडिया इज कंसर्न लड़ाई खत्म है तो चीज नॉर्मलसी में आ जाएगी। या वेल विद द न्यूज़, एक न्यूज़ जो गवर्नमेंट कहती है वो नेक्स्ट डे बहुत पलट जाती है, तो बहुत ही मतलब काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग न्यूज़ आ रहे हैं। मैंने यू आर टॉकिंग अबाउट यूएस? या सो देखिए यूएस एक स्ट्रेटजी पे काम करती है, ठीक है। वो जो नैरेटिव होता है, देखिए न्यूज़ और नैरेटिव में आपको अंतर मालूम होना चाहिए। नैरेटिव न्यूज़ होता है जो सच्चाई होती है, नैरेटिव वो होता है जो पर्पसफुल न्यूज़ होता है, जो एक डायरेक्शन को आप देते हैं और उस डायरेक्शन में लोगों को सोचने के लिए कंपेल करते हैं। तो ये यूएस की अपनी नैरेटिव्स है फॉर देयर जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल। बट व्हाट वी हैव हर्ड दैट इट इज गोइंग टू फिनिश विद इन अ वीक, एंड आई होप एंड आई फील दैट इट विल बी फिनिश्ड एंड क्राइसिस विल बी ओवर। आप बिहार से बिलोंग करते हैं एंड नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि वो सेंट्रल में जाने वाले हैं, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। तो क्या चल रहा है बिहार में? देखिए लास्ट जो असेंबली इलेक्शन हुआ उसमें ऑफ कोर्स नीतीश कुमार जी बहुत पावरफुल लीडर हैं और हम लोगों ने देखा है बिहार को बदलते हुए उनकी लीडरशिप में। बिहार की सड़कें पहले क्या थीं और आज क्या हैं। पटना से अगर आप मुजफ्फरपुर, मोतिहारी आप जाएं तो पहले शायद 6-7 घंटे में पहुंचते थे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी बिहार के लोग सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं, एग्जाम वहीं से ज्यादा क्रैक होती है। तो ये जो यूपीएससी का क्रेज है बिहार में वो वहां से स्टार्ट होता है एंड आप एक खुद ही उस एग्जाम को पास करके आए हैं और इतने आगे तक पहुंचे हैं। एजुकेशन जो है आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार अकेला है जो कि सबसे पहले एग्जाम लेता है सर्विस कमीशन में और रिजल्ट निकालता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बाकी स्टेट अभी वेट कर रहे हैं पर बिहार ने 12th का रिजल्ट निकाल दिया है। तो एजुकेशन सिस्टम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्प्रूव किया है और जिसके चलते अब कुछ मैं समझता हूँ कि उनको कुछ हेल्थ इश्यूज है। तो हेल्थ इश्यूज के लिए वो खुद उन्होंने कहा है कि मैं हो सकता है ये जो मेंटल जो होता है चीफ मिनिस्टर का वो किसी दूसरे को देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो क्योंकि साझा सरकार है तो दे विल डिसाइड ऑन द न्यू चीफ मिनिस्टरशिप एंड ही हैज़ नॉमिनेटेड हिमसेल्फ। लोग कहते हैं कि उनको कहा गया बट उन्होंने खुद किया है। वो राज्यसभा में आ जाएंगे और हो सकता है सेंट्रल में कुछ उनका रोल रहे,
पर बिहार में तो कोई एक नया लीडर आएगा ही आएगा। तो आपको क्या लगता है हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार? देखिए, आज के दिन में तो सरकार में हम लोग बोल ही नहीं सकते कि कौन क्या होगा, वो कुछ यू कैन नॉट से भी। जैसे आप चीफ मिनिस्टरशिप आप देखोगे राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जो हुआ, सरप्राइज नेम्स आते हैं। हाँ। मैं समझता हूँ कि जो लीडरशिप सही डिसाइड होगा, जो बिहार के लिए हित का होगा, क्योंकि बिहार नीड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर एट प्रेजेंट। दिस इज व्हाट आई फील, वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर। वहाँ के लोग जब वो इतने बड़े एग्जाम्स पास कर लेते हैं, उसके बाद भी वहाँ इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है? देखिए, इसके लिए आपको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा। बिहार वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ बंगाल, जो पार्टीशन बिहार का हुआ, और बिहार एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट है। जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड स्टेट होगा ना, वहाँ फ्यूडलिज्म होता है। यानी कि एक हिरार्की में ऊपर रहता है जो टैक्स इकट्ठा करता है। हाँ। एक जो जमीन लैंड ओनर होते हैं, एक होते हैं लैंड टिलर। तो पावर का कंसेप्ट बहुत ज्यादा है वहां पे, कि एक सत्ता हाथ में रहनी चाहिए। तो पॉलिटिकली तो एक लिमिटेड ही लोग आ सकते हैं। हाँ। दूसरी चीज क्या है कि बिहार का टोपोग्राफी ऐसा है, खासकर झारखंड हट जाने के बाद, क्योंकि बहुत बाढ़ ग्रसित बिहार रहता है, तो ऐसे कोई इंडस्ट्रीज नहीं आए हैं। जैसे अभी आप देखोगे कि मखाना फैक्ट्री के लिए कुछ दरभंगा में हो रहा है, या लीची के लिए कुछ रिलायंस वाले ने लीची गार्डन्स खरीद रहे हैं। तो इंडस्ट्री के अभाव में और लैंड जो बट गए हैं, तो एक ही ऑप्शन बचता है रोजी रोटी कमाने के लिए। दो ऑप्शन बचता है, या तो लेबर क्लास, जो कि आपको केरल साउथ में या हरियाणा और पंजाब में जाते हैं, और दूसरा जो मेहनत करते हैं, जो सस्टेन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। क्योंकि कोई वे आउट नहीं है, ऑप्शन नहीं है, इसलिए बिहार के लोग ज्यादा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि इतने IAS IPS हो जाने के बावजूद भी स्टेट क्यों पीछे है? क्योंकि ये जो बन जाते हैं, ये सब बिहार में पोस्ट नहीं होते हैं, इनकी ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। हाँ। पर मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, और जो भी बिहार के ऑफिसर्स रहे या जो भी जिस पद पे रहे, किसी न किसी तरीके से अपने स्टेट के लिए कुछ योगदान दे सकते हो, बच्चों को गाइड कर सकते हो, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हो, तो मैं समझता हूं कि उसकी बहुत ज़रूरत है हमारे स्टेट को ऊपर आने के लिए और अपने स्टेट को हेल्प करने के लिए। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए सबसे पहली चीज जो लोगों को आज बंद कर देना चाहिए कि अभी भी वो नैरेटिव बना हुआ है, वो क्या होगा? देखिए, यूपीएससी एक ऐसा शॉर्टकट है जिससे कि एक बार एक बच्चा यूपीएससी कंप्लीट कर जाता है ना, तो पूरी फैमिली बदल जाती है। घर में एक IAS IPS या एक कोई भी सिविल सर्विसेज में आ जाता है, तो पूरा फैमिली का नैरेटिव, पूरा फैमिली का सेटअप चेंज हो जाता है, गांव का सेटअप चेंज हो जाता है, वो इज्जत आ जाती है, खासकर बिहार स्टेट में। तो इस चीज को जैसे आप देखोगे, कोचिंग इंडस्ट्रीज जो हैं अभी, जैसे 12th फेल मूवी आई, लोग कहते बहुत अच्छी मूवी है, पर मैं समझता हूँ ये उस पार्ट का नैरेटिव है। हाँ। जो कि कोचिंग माफिया को चलाता है। अच्छा, ओके। क्योंकि 900 अराउंड एवरेज सिविल सर्विसेज में आते हैं, 900 800, हमारे समय 858 आए। 900 में आप देखोगे कि 800 या 820 जो अच्छे घर के हैं, जो IIT से किए हैं, BTech किए हैं, या अच्छे फैमिली से हैं, जो इकोनॉमिकली कोचिंग में सस्टेन कर सकते हैं, सिर्फ आपको 80 या 70 या 50 वो हैं जिसकी नैरेटिव बनाई जाती है कि ठेले वाले का लड़का, रिक्शा वाले का लड़का। हाँ। उस नैरेटिव को ही कुछ हाईलाइट किया जाता है। हाँ। कि उस ग्रुप को फिर आप अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा। जिससे आपकी इकोनॉमी चलती है। हाँ। और जैसा मेरा सजेशन ये है कि हम लोग जब सिविल सर्विसेज दिए थे, तो 26 साल मैक्सिमम। हाँ। और 3 अटेम्प्ट्स। अच्छा। तो हम लोग जो यूनिवर्सिटी टॉपर्स थे, हाँ, तो हम लोग आ गए। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं आ गया,
हमें मालूम था कि हमारे समय सब्जेक्ट भी प्रीलिम्स में होता था, अब तो सीसेट आ गया। हमें मालूम है कि 26 तक 3 ही अटेम्प्ट देना है। और क्यों हो गया हमारा भी? इसलिए क्योंकि सारे फ्रेश थे। हाँ, आज के दिन क्या है कि जो एक फ्रेश दे रहा है, हाँ, उसके साथ जनरल में, हाँ, जनरल वाला 32 साल तक दे सकता है। हाँ, समझ जाओ 31 साल का 9 साल से तैयारी किया हुआ इंसान, हाँ, और जो एक फ्रेश है, कहाँ compete कर पाएगा वो? उसको तो सारे एसेस रट गए होंगे, हाँ, कितने PYQs रट गए होंगे, हाँ, और वो जो 32 साल वाला बनता है, हम्म, क्या क्या देश हित की बात करेगा? उसको तो फैमिली लाइबिलिटीज तब तक कितनी आ जाती है। तो इस चीज से क्या है कि यूपीएससी का एक जो बना हुआ है कोचिंग, जो कॉल हिंदी स्पीकिंग की, हिंदी वाले इतने compete कर गए, हिंटरलैंड से लाके उतने लड़के नहीं कर पाते हैं आज भी फाइट, क्योंकि फिर एक डिसाइडर हो जाता है आपका इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट अकॉर्डिंग टू यू आज फ्रॉड कर रहे हैं बेसिकली? अगर ऐसा नहीं होता तो नेपाल सरकार जो नया इलेक्ट होके आया है, मालूम है नेपाल सरकार ने क्या किया है? दे हैव अनाउंस्ड क्लोजिंग ऑफ ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जस्ट 2 days बैक। सो इट इज, क्योंकि वो इकोनॉमी चलती है, वो एक लॉज वाले, एक कैटरिंग वाले, फलाना सर फलाना सर फलाना सर। यूट्यूब आप चलाते हैं, यूट्यूब में क्या है? यूट्यूब इज अ वर्बल डोज, उससे डायरिया हो जाता है स्टूडेंट को। इतनी सारी चीजें एक साथ बता देते हैं कि कल को ये ना हो कि मैंने नहीं बताया था तुमको। तो जो एस्पिरेंट है वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। हम लोग जो थे सेल्फ स्टडी, हमारे समय तो यूट्यूब डिजिटल साइट नहीं था, हम लोग अपने सेल्फ स्टडी पढ़े बस। इंटरव्यू के लिए बिहार में, जिसमें अमीर सुबहानी हमारे बैच के टॉपर्स थे, जो होम सेक्रेटरी होकर रिटायर किए, चीफ सेक्रेटरी बिहार होकर रिटायर किया, हमारे सीनियर थे 2 साल। तो हम लोग ईस्ट एंड वेस्ट करके कोचिंग हुआ करता था, मिस्टर कंठ चलाते थे, जिनके भाई यहाँ कमिश्नर दिल्ली पुलिस भी रहे, अमोद कंठ, वो ट्रैफिक रिटायर्ड थे वो। तो वहाँ इंटरव्यू के लिए हम लोग बस कोचिंग किए, और हम लोग बिहार में ही थे, और बिहार से ही टॉपर भी थे, और हम लोग 8-9 लोग किए थे। ये नहीं कि वो बिहारी जो कि दिल्ली में आके किए, हम लोग पटना में रह के ही, वी आर टॉकिंग अबाउट मिड-80s। राजीव गावा जो कैबिनेट सेक्रेटरी होकर रिटायर किए, ही वॉज फ्रॉम माई कॉलेज, साइंस कॉलेज पटना। तो बिहार की स्थिति डिफरेंट थी, और वो जो एस्पेक्ट था जिसमें कि अटेम्प्ट्स लिमिटेड रहते थे, तो फ्रेश इनटेक आता था, और 26 साल के बाद आप डिसाइड कर लेते कि आपकी जिंदगी में आगे क्या करना है। अदरवाइज आज इंडियन यूथ 32 साल तक मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर में अपना यूथ बर्बाद कर रहा है। समथिंग हैज टू बी डन अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। हालांकि अभी जो नया रूल ले आया बहुत अच्छा लाया है, जिसमें है कि अगर आपने आईएएस मिल गया है तो आप तो दे ही नहीं सकते, आईएएस और आईएफएस मिल गया है, और अगर आपको आईपीएस मिला है तो आप 1 साल छुट्टी लोगे और 1 ही अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे सकते, फिर जो सर्विस आपको ज्वाइन करना है। तो ये अच्छा है, जिसमें कि ये जो कोचिंग, ये जो 32 साल तक जो बैठे रहते हैं, वो चीज़ ये ख़त्म हो जाएगी थोड़ी, मैं ये समझता हूँ। टॉकिंग अबाउट CAPF, हाल फिलहाल में ही देयर हैज बीन सम लॉज रिगार्डिंग दिस, सो क्या आप इसके ऊपर कुछ लाइट शेड कर सकते हैं? देखिए, CAPF बिल ऐसा है कि असिस्टेंट कमांडेंट आते हैं आपको यूपीएससी के थ्रू। CAPF का एग्ज़ाम होता है जिसमें CISF, BSF, NSG, SSB जो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर है, तो ये क्लास 1 सर्विस में आते हैं। तो इनको ये था कि एक पुराना सर्कुलर 1986 का है जहाँ तक मुझे मालूम है, जिसमें था कि ये ऑर्गेनाइज सर्विस है। ऑर्गेनाइज सर्विस के कुछ ट्रेट्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सर्विस में ये ट्रेट होता है कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड रैंक पे, यानी कि IG रैंक पे उसी कैडर के ऑफिसर आएंगे और बाहर से नहीं आएंगे। और दूसरा एक होता है कि नॉन फंक्शनल प्रमोशन मिलता है। गवर्नमेंट में ये है कि अगर आप 87 बैच के हैं और अगर 89 बैच का IAS को अगर वो पे स्केल मिल गया है, तो 87 बैच को इमीडिएटली मिल जाना चाहिए। 2 साल का गैप रहता है। अच्छा। स्टिल IAS इज ऑन द टॉप, उनकी इंक्रीमेंट पहले लगता है। तो जैसे कि अगर
लेवल 15 एडीजी का स्केल 89 बैच को मिल चुका है। जिस दिन 89 बैच को मिला उसी दिन बाकी सर्विसेज को, आईपीएस एंड डाउन बिलो को, जो क्लास 1 सर्विसेज हैं, उनको वो पे स्केल मिल जाएगा। ओके। तो ये 2 फैसिलिटी होती है ऑर्गेनाइज सर्विस में। एक तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे उसी के कैडर ऑफिसर को होने चाहिए, और नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन आपको फाइनेंस में। तो ये कोर्ट में गए, गवर्नमेंट नहीं मान रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये जीत गए, हाई कोर्ट से जीते, सुप्रीम कोर्ट से जीते, फिर गवर्नमेंट ने फिर इसको एक्सिक्यूट नहीं किया, कंप्लाई नहीं किया, कंटेम्प्ट में गए। कंटेम्प्ट जिस दिन लगा उस दिन गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस पे लेजिस्लेशन ला रहे हैं। अच्छा। हम इस पे बिल ला रहे हैं। हाँ। क्योंकि कोई फिक्स नहीं है, हर एक फोर्स का अलग अलग सिक्योरिटी ऑर्डर्स हैं। हाँ। तो उसी के लिए सीएपीएफ बिल ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लाया। इस बिल में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि भाई आईजी तक इन्हीं के रैंक के आने चाहिए। हाँ। और इनको सारी फैसिलिटीज मिलने चाहिए, इनके यहाँ भी एडीजी डीजी इनके होने चाहिए, और फेज वाइज आप आईपीएस डेपुटेशन इसको हटाइए। तो गवर्नमेंट जो बिल लाई, उस बिल में डीआईजी पे 80% कैडर ऑफिसर थे, 20% आईपीएस थे। पर बिल में सरकार ने कहा कि 100% कैडर ऑफिसर होंगे। अच्छा। इसमें आईपीएस नहीं आएंगे। ओके। पर आईजी रैंक पे 50-50 रखा। हाँ। एडीजी रैंक पे 67-33 रखा, 67 इन फेवर ऑफ आईपीएस एंड 33 इन द कैडर ऑफिसर्स, एंड एडीजी, स्पेशल डीजी एंड डीजी आईपीएस का। तो ये ऑपोजिशन है कि भाई जब कोर्ट ने कह दिया तो फिर आप ये बिल क्यों ले आ रहे हैं। ये बिल जहां तक मुझे फीडबैक है राज्यसभा से पास हो चुका है, इसमें बहस भी हुआ, और रिटायर्ड वेटरन्स जो हैं उन लोगों ने बहुत अपोज किया, सड़कों पे भी आए। सरकार का ये कहना है कि ये पांचों जो हैं आर्म फोर्सेस, इनका कोई एक फिक्स्ड नहीं था, तो एक बार इनको मिला जुला करके हम लोग एक बिल ला रहे हैं जिसमें कि इनके सारे प्रमोशन, सारा चीज एक साथ होगा। वो डिस्पोंडेंसी नहीं रहेगी, कोर्ट केसेस नहीं होंगे, जो जैसा मैंने सुना अपने गृह राज्य मंत्री को, कोर्ट केसेस हो जाते थे प्रमोशंस पे, सारी फैसिलिटीज, तो इसमें बहुत लिटिगेशंस होता था। तो एक बार जब ले आएंगे, एक रूल बन जाएगा, तो सब सिस्टमेटिक हो जाएगा। और उनका ये कहना है कि आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत है फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर्स बाकी स्टेट से कोऑर्डिनेट करने में बेटर है। हाँ। इसलिए ये चीज हम ला रहे हैं। तो कंट्रोवर्सी यही, इनका डिमांड यही है, कोर्ट यही कहता है, पर बिल इन्होंने ये लाया। तो लेट अस सी हाउ इट गोज इन द फर्दर। सो यही कंट्रोवर्सी है सीपीएफ में। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको कितना असर होता है जब हम बात करें ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी जैसे रिजर्वेशंस के बारे में? रिजर्वेशंस तो जरूरत है, क्योंकि जब आप देखोगे कि एससी एसटी ओबीसी, हमारे समय तो एससी एसटी का था, ओबीसी नहीं था। हाँ। ओबीसी आ गया है। तो अगर आप इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 10% ईडब्ल्यूएस को दिया गया है, वो सही दिया गया है, जो फॉरवर्ड के हैं, जो गरीब हैं, और बाकी पीडब्ल्यू जो डिसेबल हैं, क्योंकि दिव्यांगों की भी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अभी आप देखो कि 20th रैंक रवि राज लाया है, वो ही इज आई थिंक 80% ब्लाइंड एंड ही हैज सिक्योर्ड 20th रैंक। तो ये अगर हम वो नहीं लाते तो कल को ये लड़का, जो इंटेलिजेंट लड़का है, ये नहीं आ पाता। प्रॉब्लम हमें जानते क्या है? प्रॉब्लम है मिसयूज ऑफ दिस रिजर्वेशन, मिसयूज ऑफ दिस सर्टिफिकेट, दैट इज द प्रॉब्लम। लोग कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस कौन हो सकता है जिसका कि 8 लाख से एनुअल इनकम कम हो, पर ये सर्टिफिकेट बनाने में आपको शायद कहीं 10 लाख देना पड़ता है। आयरनी, आपको ये बताने के लिए कि मेरा एनुअल इनकम 8 लाख से कम है, मुझे 10 लाख रुपए देने पड़ते हैं। नाउ दिस सिस्टम, पीडब्ल्यूडी का जो सिस्टम है, पीडब्ल्यू बी जो डिसेबल्ड का है इनका, तो जेन्युइनिटी ऑफ द सर्टिफिकेट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और मैं समझता हूं कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, खासकर जो टोटल जो फाइनल आते हैं, एक सेंट्रल वेरिफिकेशन होना चाहिए इनका कि कौन सही ईडब्ल्यूएस में था,
कौन सही PW है, वो ज़रूरी है. मिसयूज ऑफ रिजर्वेशन इज द कंसर्न, नॉट द रिजर्वेशन, मेरे विचार से. और किस तरीके के लूप होल्स हैं जो आपको दिखते हैं इसमें? मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई लूप होल है. ये सर्टिफिकेट का मिसयूज है. बाकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम, पहले तो हम लोगों को जब फाइनल रिजल्ट निकल जाता था तब मार्क्स मालूम चलता था, पर कुछ लोगों ने केस किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तो प्रीलिम्स के भी मार्क्स आपको मालूम हो जाते हैं. ट्रांसपेरेंसी बहुत आ गई है. और दिस इज द ओनली एग्जाम जहां आप क्वेश्चन लिख की बात नहीं देखोगे, कहीं कोई ऐसी बात नहीं देखोगे. इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन वर्ल्ड. और चाइना का एक एग्जाम है वो है, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड इट इज गोइंग क्वाइट गुड. आई स्टिल फील देयर शुड बी सम चेंज, जैसा मैंने पहले कहा कि एज वाइज का, पर मेरे विचार से अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. इससे बहुत सैल्यूटरी इफेक्ट होगा और अच्छे सिविल सर्वेंट इंडिया को मिलेंगे. तो 2 मेन टिप्स जो आप देना चाहेंगे एक यूपीएससी एस्पिरेंट को, वो क्या होगा? सबसे पहला तो ये है कि आपको पेट में भूख होनी चाहिए, क्योंकि 10 लाख में अगर 800 को आना है तो जब तक पेट में वो भूख नहीं होगी तब तक नहीं हो सकता आप. नंबर 1. नंबर 2, इट शुड नॉट बी द स्टडी, इट शुड बी द स्मार्ट स्टडी. क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा है ना, आपको पहले लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस को देखना होगा, फिर आपको अपनी क्षमता का आकलन करना होगा कि क्या मैं सरवाइव कर सकता हूं बौद्धिक लेवल पे, आर्थिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे. क्योंकि ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें आपको कहीं कोचिंग करना है, रहना है, पढ़ना है, किताबों में पैसे लगेंगे. क्या आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियल लेवल पे, सोशल लेवल पे? तो ये आपको अपना आकलन कर लेना बहुत ज़रूरत है एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम के दलदल में, या इसको कहे कि इस लड़ाई में कूदने के पहले. ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. रामायण की ट्रेलर आई है अभी, और कंट्रोवर्सी ये है कि रणबीर कपूर ने इन द पास्ट कहा है कि वो बीफ खाते हैं एंड उन्हीं को राम बना दिया गया है. आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बिलोंग भी करते हैं, अब आपको काफ़ी ऑफर्स आते हैं, सो आपका टेक क्या है उसमें? देखिए, कंट्रोवर्सी तो फिल्म के पब्लिसिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है. हाँ. जहां तक मेरा टेक है, किसी का खाना पीना उसका पर्सनल चीज होता है. हाँ. कोई रोल एक रोल होता है, वो एक्ट होता है. तो मैं नहीं समझता हूं कि अगर कोई किसी के खान पान से उसके एक सिल्वर स्क्रीन के रील पे कोई असर हो, मैं नहीं समझता हूं ये ठीक है. और इस चीज को आप देखोगे कि बहुत लोगों ने कहा है कि सपोर्ट किया है कि भाई ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए. जस्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि इसके पहले जो रामायण बना था उसमें अरुण गोविल राम बने थे. हाँ. वो इंसान सिगरेट पीता था, वो एयरपोर्ट के सामने सिगरेट पी रहा था, किसी ने उसका सिगरेट छीना, उसको थप्पड़ मार दिया. हाँ. वो बोला भाई मैं इंसान हूं, मैं सिगरेट नहीं पी सकता हूं क्या? तो ये मेंटेलिटी, क्योंकि आप ऐप सब में होता है, पर जो मैं समझता हूं पर्सनल खान पान और जो स्क्रीन में जो इमेज है दोनों डिफरेंट है, और इसमें कोई तथ्यात्मक चीजें कनेक्ट नहीं होनी चाहिए. बाकी तो जैसा मैंने कहा, कंट्रोवर्सी सेल्स. क्विक रैपिड फायर. या पावर या पीस? पावर विथ पीस. बट वन, यू हैव टू चूज वन. आई थिंक पीस इज मोर इम्पोर्टेंट. रूल्स या प्रैक्टिकलिटी? Practical rules, I think so, because rules are made to be practicable. If you have to pick one. I will go for rules, being a government servant. Discipline या flexibility? Discipline. Logic या instinct? Instinct. Real talk. Honest रहना या survive करना? Honest रहना. ट्रूथ बोलना या सिचुएशन को हैंडल करना? सिचुएशन को हैंडल करना. फॉलो रूल्स या बेंड रूल्स? बेंड रूल्स फॉर द अपलिफ्टमेंट और हेल्पिंग समवन. रैपिड फायर, वन वर्ड आंसर. एक वर्ड में आवर सिस्टम इन इंडिया. इज गोइंग वेरी नाइस. एक चीज जो आप इंडिया में चेंज करना चाहेंगे?
Controversies, एक क्वालिटी जो हर ऑफिसर में होनी चाहिए. integrity. वन मिथ अबाउट यूपीएससी. It is the whole world. एक रियलिटी जो लोग एक्सेप्ट नहीं करते. एक रियलिटी जो एक्सेप्ट नहीं करते. You have got only one life. Do better for the society. एक चीज जो आपको सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट करती है सिस्टम में. झूठ बोलना. वन प्राउड मोमेंट. When I got selected in civil services exam, वन रिग्रेट. wanted to become an IAS officer but could not make it due to my bad marks. एक एडवाइस 20-year-olds के लिए. Take care of your parents. थैंक यू सो मच संजय जी फॉर योर टाइम एंड हमारे व्यूअर्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलने वाला है. एट द सेम टाइम अ पर्सपेक्टिव. एक ऐसे पद से आप आए हैं और आपने इतने ओपनली सब कुछ इंफॉर्मेटिव वे में डिस्कस किया है. आई थिंक इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर व्यूअर्स और आई थिंक उन्हें कमेंट जरूर करना चाहिए उनके कुछ भी सवाल हो तो. एंड आई विल मेक श्योर कि आपका रिप्लाई आए. Thank you for inviting me for this podcast, and I also really enjoyed whole of the session. And life should be always interactive, so I will also prefer that comments should be there, and I will be answering those comments without fail. Thank you.